हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग गृह प्रबंधन प्रक्रिया का जो सेकंड चरण है, संगठन, जो संगठन चरण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और आज की क्लास में जो आप लोग संगठन को लेकर इतना परेशान रहते हो ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। अच्छे से समझेंगे संगठन आखिर है क्या, इम्पोर्टेंट है ना। संगठन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि संगठन आखिर है क्या, तभी हम चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया ना, गृह प्रबंधन के चरण अगर पूछा जाए, देखो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। मुख्य चरण अगर पूछते हैं अगर पेपर में, तो आप बताओगे 3। अगर आपसे पूछते हैं गृह प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या कितने हैं, तो 4। और पूछा जाए ग्रहण प्रबंधन प्रक्रिया के जो 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 प्रथम चरण है आयोजन, उसमें किस चरण को एक सब स्टेप के रूप में देखा जाता है, तो वो संगठन। तो ये तीनों याद कर लेना, यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। गृह प्रबंधन के जो मुख्य चरण अगर पूछे जाए, तो मैंने बताया है आपको, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। सब ये याद रख लो, बार बार मैं बताती हूँ, इसीलिए बताती हूँ कि आपको दोबारा से पढ़ना ना पड़े और दिमाग में घुस जाए, इसी क्लास में पढ़ के ही दिमाग में बैठ जाए आपके एकदम। फिर गृह प्रबंधन के चरण कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो आपका आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो ये सब क्लियर हो रहा होगा ना, कहीं से भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संगठन। देखो संगठन मतलब एकता, एकजुट होके रहना। जब हम कोई कार्य संगठित होकर करते हैं ना, तो अच्छे से कार्य हो जाता है, आसानी से कार्य हो जाता है। जैसे आप ये समझो कि एक गृहिणी और ये एक गृहिणी है, और ये देखिए ये 5 लोग हैं, यहाँ 5 लोग हैं और यहाँ एक गृहिणी है। इससे कहा गया कि भाई तुम्हें अपने बच्चों को भी देखना है, आज मेहमान भी आ रहे हैं, खाना भी बनाना है और सारा काम तुम्हें को करना है। और बस बता दिया जाए आपको ये सारा काम करना है। और ये 5 लोग हैं, इनमें कार्य बंटवारा कर दिया जाए और बता दिया जाए कि तुम्हें खाना बनाना है, तुम झाड़ू पोछा कर लेना, तुम बर्तन कर लेना, तुम आज सब्जी ले आना और तुम मसाले पीस लेना। और इस गृहिणी से कहा है कि तुम ही खाना बनाना, तुम ही बाहर सब्जी ले आना, तुम ही मतलब बर्तन धुल लेना, झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा लेना, सब इससे कह दिया जाए। तो ये जो अकेली गृहिणी है वो कर तो लेगी, पर क्या होगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, थक जाएगी, गुस्सा करेगी, काम करेगी पर बड़बड़ करते हुए करेगी। और यही काम दिन इतना ही है, 24 घंटे इसके पास भी है, पर यहाँ क्या किया गया, परिवार के सदस्यों में कार्य बांट दिया गया है और सब लोग अपना अपना कार्य कर लेंगे। उनकी कार्य क्षमता के अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार, उनकी आयु अनुसार, उनकी रुचि अनुसार उनके कार्य को बंटवारा कर दिया गया है, जिससे किसी पे भी कार्य अतिरिक्त नहीं पड़ेगा। और मेहमान भी हो जाएंगे, उनका स्वागत भी अच्छे से हो जाएगा, सब खुश भी रहेंगे, काम करने वाले भी खुश रहेंगे, घर में सदस्य रहने वाले भी खुश रहेंगे और कार्य भी हो जाएगा। तो एक गृह प्रबंध के लिए संगठित रूप में से कार्य करना परिवार के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम संगठित रूप से कार्य करेंगे तो घर में हंसी खुशी भी बनी रहेगी, घर के सदस्य मिलजुल के रहेंगे और सब कार्य आसानी से हो जाएगा। इस घर में रहते बहुत सारे लोग हैं पर संगठन नहीं है, यहाँ संगठित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस महिला पे सारे कार्य आ गए हैं। और इससे कहा गया है कि आप ही को सारा कार्य करना है। इससे क्या होगा, घर में निरस्ता बनी रहेगी, महिला कार्य तो करेगी पर थक जाएगी, बीमार जल्दी हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट रहेगी, ये सब रहेगी, घर का माहौल अच्छा नहीं बनेगा, लड़ाई झगड़ा वाला माहौल हो जाएगा। तो कौन सा जरूरी है, संगठित रूप से परिवार को रखना, संगठन परिवार में बनाए रखना, गृह प्रबंधन में संगठन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आपको इतनी चीज़ से इतना तो समझ में आ गया ना कि घर का वातावरण सुखद, शांतिपूर्ण, उल्लास बनाए रखने के लिए, परिवार के सदस्यों में प्रेम, एकता बनाए रखने के लिए संगठन का होना बहुत जरूरी है। और ये संगठन
चीज़ उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो बाहर नौकरी करने जाती हैं, जो घर भी देखती हैं साथ में बाहर नौकरी करने जाती हैं। तो उनको घर में संगठन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर घर में परिवार के सदस्यों से अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, अच्छा मिलजुल के नहीं रहोगे, तो परिवार के सदस्य भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। जैसा आप करोगे वैसे ही आपके साथ करा जाएगा। तो घर का शांतिपूर्ण व्यवहार रखने के लिए संगठित रहना, एकता में रहने में ज़्यादा फायदा है कि ना कि सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेना। आप ऑफिस में कार्य करो, आपके बच्चे स्कूल गए हैं, घर से स्कूल से आ रहे हैं और आप तो ऑफिस चले गए हो, तो घर में अगर बुजुर्ग रहेंगे या और सदस्य रहेंगे तो आपके बच्चों की स्कूल की ड्रेस बदल देंगे, उनको खाना पीना दे देंगे। और अगर आप ऐसे ही अकेले रहोगे, किसी से व्यवहार बना के नहीं रहोगे, तो क्या होगा, बच्चे बैठे हैं, आप मम्मी का इंतजार कर रहे हैं, फिर खाना आप बना के दोगे, तब उनका कार्य करोगे। तो ये चीज़ फ़ायदा देख सकते हो कि एकता में नहीं, संगठित रहने में क्या फ़ायदा है और क्या नहीं। तो थोड़ी आउटलाइन समझ में आ गई होगी संगठन का अर्थ। देखो, संगठन घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे अकेला कोई गृहिणी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसे निपटाने के लिए काम का बंटवारा बहुत जरूरी है। यहीं से संगठन की क्रिया का श्री गणेश होता है, यानी स्टार्ट होती है। संगठन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आश्रय शरीर के विभिन्न अंगों से है। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग है, परंतु सभी अंग सम्मिलित रूप से समन्वित होकर कार्य करते हैं। जैसे हमारे अंग तो बहुत अलग अलग है, पर क्या सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं ना, तो जिससे कार्य हमारा सुचारू रूप से चलता रहता है। हमारा जीवन चक्र भी सुचारू रूप से चलता रहता है और वो सब एकजुट होकर इकाई के रूप में क्या कार्य करते हैं। जैसे हाथ है, नाक है, कान है, पैर है, जीभ है, सिर है, आँख है, ये सभी अंग देखने में भिन्न और क्रियाओं में भिन्न है। देखो, आँख का कार्य क्या है, देखना। पैर से क्या करते, चलना। हाथ से क्या करते, कोई सामान उठाना। कान से क्या करते, किसी की चुगली सुनना। तो वो सब हम ये सब करते हैं। हाथ से हम काम करते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघना है, पैर से चलना है, जीभ से स्वाद ग्रहण करना, आँख से देखना है। परंतु ये सभी कार्य संगठित होकर ही कर सकते हैं। सभी अंग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे ये बताने कि पैर में कांटा चुभ जाता है तो पीड़ा होती है, हाथ तुरंत पैर की ओर कांटा निकालने के लिए बढ़ जाता है और आप देखने लग जाते हैं कि आखिर कांटा किस जगह चुभा है। और इन सभी अंगों के प्रयास से क्या कर लेते हैं, हम कांटा निकाल लेते हैं और हमें आराम मिलता है। जब तक वो कांटा चुभा रहता है तब तक हमें आराम नहीं मिलता, बहुत दर्द होता है। परंतु इन सभी अंगों को संचालित करने का जो मेन सिस्टम है वो क्या है, मस्तिष्क है, जिसका नियंत्रण किस पे है, सभी अंगों पे रहता है और जिससे सभी अंग संगठित रूप से कार्य करते हैं और हमारा कार्य आसानी से हो जाता है। आप जैसे समझ लो, आपको खाना खाना है तो आप खाने को हाथ से उठाओगे कि मुंह से उठा लोगे, तो हाथ से उठाओगे, मुंह खोलोगे, मुंह के अंदर जब खाना जाएगा तो जीभ से क्या लोगे, स्वाद लोगे कि इसमें नमक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। तो क्या, जब तीनों लोग ने, आपके हाथ ने, मुंह ने और जीभ ने, तीनों ने संगठित रूप से कार्य किया तो आपके मुंह के अंदर क्या पहुंचा, खाना पहुंचा। ऐसा तो नहीं कि बस एक के कार्य करने से काम हो गया, नहीं। जब हम इन तीनों ने मिलकर कार्य किया तो काम आसानी से हो गया, संगठित रूप से हो गया। तो चीज़ें आप समझ गए होंगे कि ना चाहते हुए भी सभी अंग अलग अलग होते हुए भी क्या होते, अंतर संबंधित होते, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अतः विभिन्न कार्यों में प्रभावपूर्वक समन्वय स्थापित करने की कला को ही संगठन कहते हैं। जो विभिन्न कार्य होते हैं उसमें प्रभावपूर्वक समन्वय स्थापित करने की कला को ही हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। संगठन ऐसा समझा देंगे ना कि आज के बाद संगठन को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, इम्पोर्टेंट हो जाता है, संगठन की परिभाषा पेपर में पूछ ली जाती है, तो इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लेना। संगठन की परिभाषा, संगठन के बारे में चर्चा करना, समझना जितना आसान है उतना ही कठिन इसे परिभाषित करना है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, देख लेते हैं। आपका जो आपके मैकफर्लैंड के अनुसार एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाने कार्य को संगठन कहते हैं।
जीई मिल्डवर्ग के अनुसार कार्य व कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। आर.सी. डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। उर्विक के अनुसार किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाना है इसका निर्धारण करना, व्यक्तियों के बीच इन क्रियाओं के वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन है। संगठन मतलब एकता, संगठित होकर कार्य करना। E.F.L. ब्रेच के अनुसार संगठन प्रबंध की संरचना है क्योंकि वह अधिक सार्थक कार्य संपादन हेतु कुल उत्तरदायित्वों को उचित भागों में व्यक्त करता है। तो देखो, संगठन निर्धारित उद्देश्य व लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु, संगठन क्या है? निर्धारित उद्देश्य। हमारे जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, हमारे गोल होते हैं, उनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यों क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करके संयुक्त रूप से कार्य करने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही यह कर्मचारी परिवार के सदस्यों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने की कला भी है। देखो बच्चों, एक बात समझ लो कि अगर हम संगठित रूप से एकजुट होकर यानी एकता में रह के कोई कार्य करेंगे वो आराम से हो जाएगा, ना कि हम अकेले एक कार्य को करेंगे वो अच्छे से हो जाएगा। आप जानते हो ना, अगर छोटी चींटियां भी अगर संगठित रूप से रहे, एकता में रहे, एकजुट होकर रहे, तो वो बड़े से बड़ा हाथी को भी परेशान कर सकती है, उसे पछाड़ सकती है अपनी शक्ति से। तो एकता में क्या है? बल है। एकजुट कार्य करेंगे तो काम क्या होगा? आपका इजी वे में हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा, शीघ्रता से हो जाएगा, हंसी खुशी भी बनी रहेगी। तो होम मैनेजमेंट में यानी गृह प्रबंधन में संगठन का होना बहुत जरूरी है। आप इसको अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपके घर में 5 सदस्य हैं, उसमें आपके समझ लो 5 सदस्य में आपकी दादी बाबा भी है, मम्मी पापा और आप अकेले, तो बच्चा भी है। तो ये 5 सदस्य अगर अपनी आयु अनुसार, अपनी कार्य क्षमता अनुसार कार्य भी करेंगे ना, तो कार्य बट जाएगा घर में, और घर के लोग भी थोड़ा हाथ भी हिलाएंगे ना, तो संगठित रूप से कार्य भी बट जाएगा, और थोड़ा भी कार्य करेंगे अपनी आयु अनुसार तो वो कार्य आसानी से भी हो जाएगा, और घर का हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। और यही 5 लोग हैं, 5 में सिर्फ एक कार्य कर रहा है, 4 बस बैठे हैं, तो वो घर का माहौल कैसा होगा आप समझ सकते हो। बस यही है कुल मिला के संगठन, और आपको समझ में आ गया होगा संगठन क्या है। एक इम्पोर्टेंट कोड है, इसको लिख लो। संगठन प्रबंधन की आधारशिला है। संगठन प्रबंध की आधारशिला है। पूछा जाता है कि प्रबंध की आधारशिला कौन है, तो संगठन प्रबंध की आधारशिला है, ये लिख लो। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा देखने को, तो पेपर में गलत करके मत चले आना, इम्पोर्टेंट लाएंगे। संगठन प्रबंधन की आधारशिला है, इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अब हम लोग देख लेते हैं संगठन के चरण। पेपर में पूछा जाता है जो संगठन है उसके स्टेप क्या है, उसके चरण क्या है। जब आपको पता होंगे तभी तो आप बताओगे। तो संगठन के आपके 5 चरण होते हैं। कितने? 5 चरण होते हैं। इन 5 चरणों को हम देखेंगे। पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये पूछा जाता है जो संगठन के जो चरण है इनको लाइन वाइज लगाइए, आपको मतलब ऊपर नीचे करके दे दिए जाएंगे, और आपसे आंसर में पूछा जाएगा कि इन्हें लाइन वाइज स्टेप चरण बताइए। तो आपको जब स्टेप बाय स्टेप पता होंगे तभी तो आप संगठन के चरण बता पाओगे। देखो, संगठन का पहला चरण है क्रियाओं का निर्धारण। क्रियाओं का निर्धारण करना, क्रियाओं का निर्धारण। दूसरा है क्रियाओं का समूहीकरण। क्रियाओं का समूहीकरण। तीसरा है सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन करना।
जो सदस्य हैं उनके बीच क्या करना, कार्यों का विभाजन करना। सदस्यों के बीच कार्य विभाजन। सॉरी। फिर चौथा है अधिकारों को सौंपा जाना। और पांचवा आपका है समन्वय, संतुलन व संबंध स्थापित करना। तो ये आपके क्या है, संगठन के चरण है। संगठन के चरण आपके 5 प्रकार के होते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। और जो आज की क्लास है ना, इसकी क्लास में उन्होंने संगठन का बारे में खूब अच्छे से पढ़ लिया है और इससे बाहर आपका संगठन से कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। तो चरण क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, संगठन का अर्थ क्या होता है और संगठन आखिर है क्या, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। संगठन को घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप गलत करके नहीं आओगे। तो जो आपका गृह प्रबंधन का जो सेकंड स्टेप था वो भी चरण खत्म हो गया है। क्या कि क्लास पे हम लोग नियंत्रण पढ़ेंगे, फिर मूल्यांकन पढ़ेंगे, इसी के साथ ही आपके पे गृह प्रबंधन के चरण वो खत्म हो जाएंगे। और किसी को भी कोई डाउट हो या परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज की क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।